प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, राजधानी भोपाल में कई कार्य भी करते हैं शिक्षा से जुड़े हुए और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। हमारे दोनों मेहमान डेटा ला रहे हैं। प्रशांत जी का हम रुख करते हैं। प्रशांत जी, ये बात बिल्कुल पानी की तरह साफ है, जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये बता रही हैं कि अभी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जो दावा किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग बहुत अहम विभाग है, काफ़ी पैसा भी आवंटित होता है, डेटा भी हम दिखा रहे हैं, तमाम राज्यों का डेटा है और हमारे राज्य का भी डेटा है क्रमवार। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाता? पंडित सर, इसमें हम देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश शासन में दोहरी शिक्षा नीति चलाई जा रही है और अगर हम इस दोहरी को हम समझें तो हम प्राथमिक स्तर पर एक अलग शिक्षा नीति काम कर रही है और हमारे जो हाई स्कूल जो होते हैं उन पे एक अलग शिक्षा नीति कर रही है, जिसपे आप सीएम राइज स्कूल से आप कल्पना कर सकते हैं कि जितना भी आपने अभी कमल जी ने बताया कि डिबेट में हमारा बजट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको ये एनालिसिस करने की आवश्यकता है जब बजट बड़ा है तो बजट जा कहां रहा है। तो आपने देखा होगा कि सीएम राइज स्कूल में बजट का बहुत अधिक बजट उनको रिलीज किया गया है, सारी चीजें, लेकिन उन्होंने बेसिक जो हमारी जो मूलभूत जहां से विकास होता है, उस छात्र का विकास होता है, जहां पे उसको एक उसका भविष्य गढ़ा जाता है, ऐसे स्कूलों को छोड़ दिया गया है, उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया है कि उनकी बिल्डिंग कहां है। और ऐसी स्थिति में कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि सामुदायिक केंद्र में बन रही हैं, पंचायत भवन में लग रही हैं, नगर पालिका की बिल्डिंग्स में लग रही हैं, उनकी खुद की अपनी छत नहीं है, क्योंकि उसके पहले जो निर्माण किया गया है वो इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण से अब वो भवन जर्जर स्थिति में है और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी इस चीज का पूरा ज्ञान है कि भवन कितने जर्जर हो चुके हैं, उसमें बैठना कितना खतरनाक है। बस इतना है कि हमारे इसमें किसी भी अधिकारी के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, जिससे उनको इस प्रकार की चिंता नहीं है और इसका सीधा लाभ जो है वो प्राइवेट स्कूल ले जाते हैं, जिस पे उनकी मनमानी फीस वसूल करते हैं और इसमें पालक संघ द्वारा समय समय पर इस पे आवाज भी उठाई जाती है और इसमें संबंधित अधिकारियों को सोते हुए से जगाया भी जाता है। अच्छा, आपने अधिकारियों का जिक्र किया, हम हमेशा देखते हैं चाहे अधिकारी हो मंत्री हो तो इनको विदेश दौरा भी कराया जाता है कि जाइए, जाके देखिए मॉडल किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो इसी तरह से मैं फिनलैंड का देख रहा हूँ, यहाँ पर शिक्षा मुफ्त है, यहाँ मुफ्त भोजन मिलता है, किताबें मुफ्त हैं, स्टेशनरी मुफ्त है, होमवर्क कम देते हैं, पढ़ाई समझ पर आधारित होती है, यानी प्रैक्टिकल बेस पर होती है। शिक्षक बनने के लिए वहाँ मास्टर जरूरी है, परीक्षा का दबाव नहीं होता। अमीर और गरीब, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि अमीर और गरीब सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा है और वहाँ पर बाकायदा आपको स्कूल में ये देखने को मिलेगा। ये नंबर 1 रैंकिंग है पूरी दुनिया में बेस्ट। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास की, हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, हम बात करते हैं कि प्रति बच्चे पर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है, वो पैसा जाता कहाँ है? जी देखिए, इस चीज में अगर हम ये बात करें, आपने जो फिनलैंड की बात उठाई है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो चयन प्रक्रिया है शिक्षक की, वो काफी कठिन चयन प्रक्रिया है और इसमें गुणवत्तापूर्ण ही हम लोग शिक्षकों का चयन करते हैं। परंतु जो तंत्र जब आते हैं तो तंत्र का ध्यान इन पे नहीं होने के कारण से हम समुचित इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं शिक्षक का, और हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो घटती जाती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, क्या आप देखें कि जितने भी शिक्षा अधिकारी हों, संबंधित जो विभाग से संबंध रखते हैं या जिनका शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा पकड़ है, कितने लोग विजिट करते हैं, आप अगर मंथली विजिट भी उनका निकाल लें तो शायद वो विजिट ना के बराबर निकलेगी। तो इस चीज में मेरा आपसे शासन से अनुरोध है कि आप जब तक शिक्षा के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जो शिक्षा अधिकारी बैठा हुआ है, जिले का शिक्षा अधिकारी, अगर जिले के शिक्षा अधिकारी को ये चीज को जिम्मेदार आपको बनाना होगा, अगर उनकी स्थिति ठीक करनी होगी, अगर वो नहीं ठीक करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। और जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर वो उसमें दोषी होते हैं, ठीक है,
जो प्रिंसिपल है अगर उसने भी आपको समुचित कार्रवाई नहीं की है, जैसे अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे तो उस मैडम ने बोला हुआ है, प्रिंसिपल माननीय प्रिंसिपल मैडम ने, कि हमने संबंधित सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है, परंतु जानकारी पहुंचने के बाद भी उन सीनियर अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं होती है। एक हास्यास्पद बात है कि शासन इस सारी चीजें होते हुए भी कैसे सह रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चीज चाहिए है कि हम उन शासन के अधिकारियों को जवाबदेह बनाएं। और वो जवाबदेही से बचते हैं, क्योंकि कई बार अधिकारी कह देते हैं कि साहब मैं तो अभी आया, मुझे पता नहीं है। कमल जी, ये रटे रटाए जवाब कब खत्म होंगे? क्योंकि बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है, फिर हम कहते हैं साहब अब हम नए सिरे से बच्चों की परीक्षाएं कराएंगे, एक सप्लीमेंट्री को 2 कर देते हैं। यही खाना पूर्ति पर्याप्त होती है क्या? पिछले 15 सालों से विवेक जी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हर तरह के मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिए जाते हैं और एचआरडी मिनिस्ट्री तक हम लोग ज्ञापन देते हैं। मैं अभी एक बात बताना चाहूँगा, अभी माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भोपाल प्रवास पर थे, बड़ा कार्यक्रम चल रहा था मध्य प्रदेश सरकार का। उन्होंने मतलब कहा कि 50 लाख बच्चों ने मध्य प्रदेश के अंदर सेब नहीं देखे। फिर उनके नेताओं को उन्होंने निर्देश दिए कि आप कभी सेव भी बांटें, कभी अंजीर भी बांटें, कभी आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारे प्रदेश में कितनी बड़ी गरीबी है। तो कहीं ना कहीं जाकर आज मध्य प्रदेश में शिक्षा की अगर हम बात करें, सभी राज्यों में हम आखिरी पायदान पर चल रहे हैं। और अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, 17 मंडलों में हम 15वें मंडल पर चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रहे हैं? बजट भी है, शिक्षक भी हैं, स्कूल भी पहले से बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं होने के बाद एक्चुअली सबसे बड़ी विडंबना जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा को भी पॉलिटिक्स समझ लिया है। जबकि मेरा आपके माध्यम से ये सुझाव है और निवेदन भी है, कम से कम आप राजनीति करो, आप कांग्रेस पे करो, आप बीजेपी पे करो, आप अन्य दल में करो, खूब चुनाव लड़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी की भी सरकार बने, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति है कि मध्य प्रदेश के जो 2 करोड़ अभिभावक हैं, आज उनकी शिक्षा में जो हालात है कि प्राइवेट स्कूल इस कदर चमड़ी उधेड़ रहे हैं कि बच्चे वहां पे फीस नहीं। कल का एक केस बता रहा हूं, लिखित में आया मेरे पास आवेदन, एक स्कूल 8 महीने से उनको घुमा रहा है। अभी हो सकता है 1-2 दिन में उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। तो स्कूलों पे कोई कंट्रोल नहीं है जिला शिक्षा अधिकारी का। और जिला शिक्षा अधिकारी जब भी बात करो तो जिला शिक्षा अधिकारी ये बोलते हैं कि हम इस मीटिंग में, हम इस मीटिंग में। अगर आप सब वही मीटिंग करना है तो आप अपने जिला पदाधिकारी से नैतिकता के नाते इस्तीफा देकर आप वही विभाग ज्वाइन कर लो। कम से कम हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ तो मत करो। तो आज मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने टोटल शिक्षा को पॉलिटिक्स समझ लिया, और मध्य प्रदेश का विपक्ष दुनिया की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, संविधान बचाने की बात करेगा, बलात्कार की बात करेगा, दुनिया की बात करेगा, लेकिन इतने बड़े आंकड़े पर मध्य प्रदेश का विपक्ष कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। उनको यह चिंता नहीं है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनसंख्या और 2.5 करोड़ अभिभावकों के लिए शिक्षा का मुद्दा उठाएं। इस पर ये लोग बात नहीं करना चाहेंगे। और हम लोग तो ज्ञापन दे दे के थक गए, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग को और शिक्षा माफिया को जब तक संरक्षण देगी, जब तक पालक महासंघ मध्य प्रदेश के एक जिला शिक्षा अधिकारी बीडीओ से लेकर ब्लॉक ऑफिसर तक विरोध भी करेगा, और शिक्षा के सुधार के लिए पालक महासंघ हमेशा कार्य करेगा। प्रशांत जी, गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, मान लीजिए कि आज से 15 साल पहले शिक्षा गुणवत्ता किस प्रकार की थी। सिर्फ सरकारी स्कूल में भी हम देखते हैं कि कई भोपाल में भी एक्सीलेंस स्कूल है, मॉडल स्कूल है, प्रदेश के तमाम जिलों में एक्सीलेंस स्कूल है। तो 15 साल पहले की गुणवत्ता और आज की गुणवत्ता में कितना परिवर्तन आया है? शिक्षकों के पढ़ाने का नजरिया हो, बताने का नजरिया हो, और पूरा एक वैक्यूम सिस्टम, अगर हम एक अंतर जानना चाहें तो। विवेक जी, आपने जो ये प्रश्न किया है बहुत ही सार्थक है, और आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो, अगर हम एक शब्द में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन का मिसमैनेजमेंट है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास भरपूर संसाधन है, हमारे पास में बजट भरपूर है, हमारे पास में शिक्षक भी हैं, और हमारे पास में
जो एक क्वालिफाइड टीचर है वो भी है, पर हमें उसका उपयोग कैसे करना है कहीं ना कहीं इस चीज में पीछे है। और आपके माध्यम से मैं शासन को एक छोटी सी एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर जिस प्रकार से आपने नीट में मेडिकल छात्रों को अगर उसने सरकारी स्कूल में लगातार पिछले 3 वर्ष या 4 वर्ष का जो उसने अध्ययन किया हुआ है, अगर उसका मेडिकल क्षेत्र में एडमिशन होता है तो बहुत कम फीस पर उसकी पूरी मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। तो क्यों ना हमारे जितने अधिकारी हैं हम इनके बच्चों की पढ़ाई भी सुनिश्चित सरकारी स्कूल में कराएंगे। तो मेरा यह दावा है कि ये बहुत ही आसानी से छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक भी कन्वे करें। मैं खुद भोपाल में जिस स्कूल से पढ़ा हूं, मॉडल स्कूल, वहां पर बेस्ट लाइब्रेरी की व्यवस्था, वहां पर आप अगर बच्चा आपका चाहे तो एनसीसी ले सकता है, स्काउट गाइड। मैं ये क्यों बता रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। तो ये तमाम चीजें उसी स्कूल फीस में इंक्लूड हैं। अगर आप उसको प्राइवेट से तुलना करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। ये तमाम फैसिलिटी वाले स्कूल और वहां से पढ़े हुए बच्चे देश में, प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहे हैं। कई बच्चे विदेश भी गए। तो हम ये तो कह सकते हैं साहब कि ये सब सरकार के सहायता से हुआ, क्योंकि वहां पर बाकायदा सब्सिडी दी जाती थी। तो ऐसे कितने मॉडल स्कूल हमें बनाने होंगे जो इतना बेहतर रिजल्ट भी दें और अच्छे बच्चे भी तैयार करें एक बेहतर बुनियाद के साथ। विवेक जी, आपने भी इस बात को माना है अपनी बातों में कि कहीं ना कहीं प्रबंधन का दोष है। हमारे पास में समुचित संसाधन है, हम उनको उचित उनका उपयोग नहीं कर पाने के कारण से आज ये दुर्दशा है। आप ये बताइए ना कि हम जिस हायर उस चीज को मैं जो दोहरी आपको शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा था, सीएम राइज में एक जगह इतना ह्यूज में बजट रिलीज किया जा रहा है और वही हमारे जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके लिए बजट 0 है या उनके लिए नगण्य के बराबर बजट है। असमानता है, असमानता बहुत ज्यादा दिखती है। तो जब तक हमारा नौनिहाल जो अपना जब तक बेस अच्छा नहीं बनाएगा वो कैसे उस चीज को सरवाइव कर पाएगा, उस स्तर को। तो मेरा शासन से अनुरोध है और अधिकारियों से अनुरोध है कि इस ओर जरूर सोचें। मैं किसी का शासन के इस चीज में सीएम राइज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस चीज में मैं आग्रह करता हूं मतलब कि आपको हमें जो प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं उनमें भी सुधार करना पड़ेगा। अगर आप पर इतने स्कूल नहीं चल पा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि उनको नहीं तो वो कमल जी बता तो रहे हैं कितने स्कूल बंद हो गए। तो उनमें उनको एक कर देना चाहिए ताकि उनके पास में समुचित स्टाफ रहे, समुचित शौचालय की व्यवस्था हो, समुचित खाने की व्यवस्था हो, समुचित बैठने की व्यवस्था हो और पढ़ाई में गुत्ता। इसमें मैं शासन के एक पहल का बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इसमें उन्होंने जो ई अटेंडेंस को लागू किया है। इसमें कम से कम वो जो टीचर है उसमें जो अपने स्कूल में जाने के बाद में बीच में चला आता था, अब को उसके माध्यम से कम उसको 5 घंटे उस स्कूल में देने पड़ेंगे। और इसमें कभी कई टीचर्स ने अवरोध उत्पन्न भी किया था कि इसमें तरह तरह की खामियां हैं, परंतु मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की खामियां नहीं है। और आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें इस प्रकार की भी सॉफ्टवेयर में व्यवस्था है कि आप अगर नेटवर्क नहीं है और उस समय अटेंडेंस के लिए प्रयास करते हैं तब भी आप जब नेटवर्क में आते हैं तो उसी टाइम को लेके आपके पास में संबंधित सॉफ्टवेयर पे मैसेज चला जाएगा और आपके अटेंडेंस को सही माना जाएगा। बहुत बहुत अहम बात है कमल जी, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में प्रतिक्रिया। ये जो सीएम राइज स्कूल हैं जो अब संदीपनी विद्यालय में बदल गए पीएम श्री स्कूल, इससे शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है? देखिए, ये तो नाम तो खैर बदलते रहेंगे और होते भी रहेंगे। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है आपके माध्यम से सरकार से कि अगर 9,000 करोड़ का बजट देकर 2800 करोड़ का बजट देकर और 9,000 स्कूल बनाना है, 8 साल में अगर हम 300 बने हुए हैं तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में अलग अलग एजेंसियों को काम दे के और 3 साल का टारगेट दे के और उन स्कूलों को व्यवस्थित कर, शिक्षकों की व्यवस्था कर और उनको चालू किया जाए। 8 साल में अगर 300 स्कूल बने हैं तो कितने और 32,000 स्कूल लगभग 8 से 10 साल में ये बंद कर चुकी है सरकार। तो जहां स्कूल जो बंद हो चुके हैं वहां स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। 230 स्कूल तो ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, यहां पर आज ही मैंने पेपर में भी देखा है कि वहां पर टीचर भी नहीं है। कई जगह पर मतलब इसको तो एक उस पे चल रहा है। तो सरकार से हम लोग कोई सरकार के विरोधी नहीं है, हम लोग एक अभिभावक होने के नाते और आप चैनल के माध्यम से अगर ये बात रख रहे हैं तो सरकार के शिक्षा विभाग जो कि छात्रों के हित की है, शिक्षा विभाग विवेक जी, अगर शिक्षा विभाग का काम है शिक्षा देना तो उस विभाग में 8 साल में 300 स्कूल क्यों बने? आपने क्या किया कि 1-2 एजेंसियों को हायर किया है और 40 करोड़
करोड़ रुपए का अहम बात है कि आखिर जिले में एक एजेंसी करके और 3 साल का टारगेट देखो, हाँ, एक साथ 9,000 स्कूल बना। और ये जो बड़ा बजट जा रहा है इसे इसकी मलाई कौन खा रहा है भाई? एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? धन्यवाद करूंगा मैं हमारे दोनों मेहमानों का, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत मूल मुद्दे पर आपने अपने अनुभव दर्शकों को बताए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहते हैं या वही ढर्रे पर चलना है, या उन्हें समझना होगा, क्योंकि भाई बच्चों को तो बहुत परेशानी हो रही है और हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।